अभी तक के अगर चैप्टर्स देखें हम लोग तो क्या क्या कंप्लीट कर दिया है। एक तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओके, जिसमें हमने ऑफर, एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन, रिवोकेशन, ओके, ऑफर के रूल्स, एक्सेप्टेंस के रूल्स, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन, उसका रिवोकेशन, ओके, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए उसमें कौन सी चीजों का होना जरूरी है, जिसमें हमने कंटेन्ड इन सेक्शन 10, अदर देन सेक्शन 10, ये सारी चीजें देखी थी। ओके, चैप्टर 2 was specifically focusing on consideration, ओके, जिसमें हमने कंसिडरेशन के काफी सारे रूल्स पढ़े थे। कौन से केसेस में बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ओके, कंसिडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्वो, ओके, इसके बारे में जानकारी ली थी। देन थर्ड चैप्टर वाज अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमने लॉफुल ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन किया था, कंपीटेंसी ऑफ पार्टीज के बारे में डिस्कशन किया था, ओके, वॉइड अग्रीमेंट्स के बारे में डिस्कशन किया था। ऑल दिस डिस्कशन टुक प्लेस इन चैप्टर 3। ओके, यहां तक कॉन्ट्रैक्ट का हम फॉर्मेशन कर रहे थे, वी वर फॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, उसके बाद टाइम आया परफॉर्मेंस का, कि आपने जो भी प्रॉमिस किया था वो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आज हम पढ़ने वाले कि अगर ये परफॉर्मेंस नहीं हुआ, हमने जो प्रॉमिस किया था वो अगर हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, देन इट इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहा जाता है उसको? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इट मींस ब्रेकिंग ऑफ द प्रॉमिस। जो प्रॉमिस हमने किया था, ओके, जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है वो एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं, और अगर कोई एक या दोनों अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाते हैं, देन इट इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नॉट टू फुलफिल द प्रॉमिस, तो ब्रीच को क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड नॉट टू फुलफिल द प्रॉमिस। आपने जो भी वादा किया था वो आप फुलफिल नहीं कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ फॉर एग्जांपल, it was mentioned in a contract that I would supply you goods on a particular date worth rupees this much amount and you are supposed to pay. तो आपने गुड्स तो डिलीवर कर दिया, यू डिलीवर्ड द गुड्स, पर सामने वाला आपको 1 मंथ के बाद पेमेंट देने वाला है। ओके, वो आपको पेमेंट नहीं मिला, यू डिड नॉट रिसीव द पेमेंट। ओके, तो आपको अधिकार दिया है कि आप वो पैसा क्लेम कर सकते हो। ओके, यू आर गिवन द राइट। ओके, बट एट द सेम टाइम इट इज क्लियर कि चलो पैसा नहीं दिया तो तुम बोल सकते हो, यू कैन टेल मी दैट यू हैव नॉट पेड द मनी, बट यू कैन नॉट गो इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ। आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते। तो क्या वो राइट देने का कोई मतलब बनता है? आप कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल ना करो तो आप
सामने वाली पार्टी को बोल सकते हो कि कोई भी परफॉर्मेंस करो, बट आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते। देन इज देयर एनी मीनिंग टू इट? वो राइट देने का कोई मतलब बनता नहीं है। इसीलिए जब भी हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो उसके साथ साथ उसके सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। वी विल आल्सो टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। रेमेडीज का मतलब क्या होगा? सॉल्यूशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपको क्या रेमेडी, मतलब अगर आपने जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है वो अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करता है, देन व्हाट इज योर राइट, है ना? हाउ कैन यू इन्फोर्स इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ? आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाके क्या डिमांड कर सकते हो? ओके, से फॉर एग्जांपल मुझे कुछ इश्यूज हुए थे 2 साल पहले अपनी कुछ व्हीकल से रिलेटेड। ओके, तो मैंने पूरा कंप्लेंट लिखा। ओके, आई रॉट अ कंप्लेंट, बट अगर लास्ट में मैं ऐसा न लिखूं कि मैं क्या कंपनसेशन चाहता हूं, तो उस कंप्लेंट का कोई मीनिंग नहीं बनता है। मैंने पर्टिकुलर पार्टी के सामने कंप्लेंट तो कर दिया, बट एट द सेम टाइम while filing a complaint, I must demand a specific type of performance or something else. मुझे उसके पास से डिमांड करना पड़ेगा कि बिकॉज ऑफ द ब्रीच आपने ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, तो उसके सामने मुझे क्या सॉल्यूशन चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन यू आर इंटेंडिंग टू रिसीव। आपको वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। कौन डिसाइड करेगा? ओके, पर आपको क्लेम तो करना पड़ेगा। सो व्हाट काइंड ऑफ क्लेम्स यू कैन मेक, आप किस तरह का क्लेम कर सकते हैं। ओके, नंबर 1, हम ये डैमेजेस वाला पॉइंट लास्ट में पढ़ेंगे। नंबर 1 इज कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेसिजन का मतलब क्या लिखते हैं हम लोग? कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यू आर पुटिंग एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब होगा कि तुमने जो कहा था वही करना पड़ेगा, मुझे उसके अलावा कोई और चीज नहीं चाहिए। डू वॉट एवर यू हैड प्रॉमिस्ड। तुमने अगर मुझे कहा था कि तुम मुझे एक पर्टिकुलर पेंटिंग लाके दोगे जो एक रेयर पेंटिंग है, वर्ल्ड में वन एंड ओनली पेंटिंग है, जो किसी एक पर्टिकुलर म्यूजियम में पड़ा हुआ है, और मैंने तुमको एक पर्टिकुलर प्राइस देने का प्रॉमिस किया था, अब तुमको वो पेंटिंग मुझे लाके देना पड़ेगा। I would not accept anything lesser than the painting. उसको बोलेंगे specific performance. Okay. Suit for injunction. Injunction का मतलब होता है stay order. हमने कुछ दिन पहले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर श्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा का केस डिस्कस किया था कि हाई कोर्ट ने ऐसा डिक्लेयर किया था, the Gujarat High Court declared that the election is not held in a proper manner, उसको void माना जाएगा, not having any legal effect, और उसकी वजह से उसका जो मिनिस्टरशिप था, वो जो एजुकेशन मिनिस्टर बना था, वो पोस्ट जा सकता था। तो उसने कहाँ पे कंप्लेन किया, अपील किया, वो मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट में गए। कहाँ पे गए? सुप्रीम कोर्ट में, और वहां से उनको मिला स्टे ऑर्डर। मतलब हाई कोर्ट ने जो कह दिया था कि इलेक्शन को कैंसिल माना जाएगा, अब वहां पे इलेक्शन फिर से होगा, उसके ऊपर स्टे आ गया। तो इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? स्टे ऑर्डर। यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, आप आगे नहीं जा सकते हो। ओके, नंबर 4, सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। What is a quantum merit? As much as has been performed. Okay, मैंने पूरा काम नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैंने जितना काम किया उतने का मुझे पैसा मिलना चाहिए। Okay, whatever work I have done, I must get compensated for the same. मैंने 100% का प्रॉमिस किया था, बट अगर मैंने 70% काम किया तो सामने वाला मुझे बिल्कुल भी पैसा देने से मना बोल रहा है, आपको 1 भी रुपया नहीं मिलेगा, आपने काम पूरा नहीं किया।
then I can go into the court of law and ask for quantum merit. Quantum merit का मतलब क्या होगा? As much as has been performed, जितना काम हुआ है उतना पैसा दो. And the last thing would be damages. Okay, damages का मतलब होगा monetary compensation. क्या कहेंगे इसको हम लोग? monetary compensation. ब्रीच क्या होता है और उसका सॉल्यूशन क्या होता है? किसी को डाउट या डिफिकल्टी है तो बोलो. If anybody is not able to understand, please let me know. Clear है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Now, the breach is breaking the promise is divided into two parts. One is anticipatory, other is actual. Okay, तो अब समझते हैं कि anticipatory का मतलब क्या होता है. Is it fine? ये जो भी damages हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे. ओके, आगे के बारे में ज्यादा डिस्कशन किया हुआ है. ओवर हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट एंटीसिपेटरी ब्रीच. एंटीसिपेट करना मतलब प्रिडिक्ट करना. टू एंटीसिपेट मीन्स टू प्रिडिक्ट, या तो बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड. Okay, for example, you made a contract on this date. मैं डेट मेंशन नहीं कर रहा हूँ. किसी एक पर्टिकुलर डेट पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और इस पर्टिकुलर डेट पे आप उसको परफॉर्म करने वाले थे. Say for example, the contract was of selling the house. आपने किसी को अपना घर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया था. ओके, और वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी पर्टिकुलर डेट पे, और लेट्स से कोई और भी कॉन्ट्रैक्ट है ना, और इन बिटवीन मतलब ये डेट आने से पहले आपने ये घर किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया. मतलब एक्स प्रॉमिस्ड वाई टू सेल हिज हाउस. एक्स ने वाई को कहा था कि मैं तुमको इस पर्टिकुलर डेट पे अपना घर बेच दूंगा. ओके, बट वो पर्टिकुलर डेट आने से पहले एक्स ने किसी थर्ड पार्टी को अपना घर बेच दिया. ओके, तो वाई को पता चल गया ना कि इस डेट पे ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने वाला नहीं है, ये प्रॉमिस परफॉर्म होने वाला नहीं है. इट इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी. जो गिवन डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि इस डेट पे हमारा घर हम ट्रांसफर करने वाले थे, उस दिन पे वाई को 100% श्योर है कि ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने वाला नहीं. इज दैट ओके? एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके. सेकेंड इज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस. कब होता है? ऑलवेज ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस. मतलब आपने किसी सिंगर को अपॉइंट किया था इस डेट पे और परफॉर्म होने वाला है इस डेट पे. वो सिंगर उस पर्टिकुलर डेट पे आपके वहां आता तो है, पर वो मना बोलता है कि आई विल नॉट सिंग. किसी भी रीजन की वजह से मैं यहाँ पे गाना नहीं गाऊंगा. या तो वो अपने असिस्टेंट को भेजता है और इन्फॉर्म करता है, बट कौन सी डेट पे? जिस दिन एक्चुअल परफॉर्मेंस होने वाला था उस डेट पे. इज दैट ओके? दिस ब्रीच was done on actual date. इन बिटवीन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ
कि जिसकी वजह से सिंगर को, मतलब सिंगर की डेथ हो गई तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, या कुछ नेचुरल कैलामिटीज हैं जिसकी वजह से ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं है, तो एंटिसिपेटरी ब्रीच होगा कि हमें पता ही है कि एक्चुअल डेट पे परफॉर्म होने वाला नहीं है और हम तो उसका वेट कर रहे थे, है ना, हमारा फंक्शन स्टार्ट हो गया था और हम उसका वेट कर रहे थे कि वो आएगा और गाना स्टार्ट करेगा, पूरा ऑर्केस्ट्रा सब कुछ लगा हुआ है, और उसका असिस्टेंट आके बोलता है कि हमारे जो लीड सिंगर है वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, सो इट इज अ ब्रीच, इट इज नॉट परफॉर्मिंग द प्रॉमिस, आपने प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया, बट कब, ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस, तो उसको बोला जाएगा एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Okay, in both the cases, it is common that it is a breach of contract. The promise is not going to be performed. Is it okay? किसी को दिक्कत? Yes, sir. पूछ सकते हैं. Okay. तो आपको यहाँ पे काफी सारी चीजें बताई हुई है. Okay? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. Breach means failure of a party to perform. Okay, it can be of two ways. One is actual breach, other is anticipatory breach. Okay, anticipatory breach का मतलब क्या होता है? देखो लिखा हुआ है, before the time fixed for performance has arrived. परफॉर्मेंस का टाइम आया, उससे पहले ही आपने मना बोल दिया, तो एंटिसिपेटेड. ओके, कैसे पता चलेगा? प्रॉमिसर रिफ्यूजेस ऑल टुगेदर, मना बोल देता है, या तो उसकी अनविलिंगनेस शो करता है कि मेरा मन नहीं है परफॉर्म करने का, इट इज कॉल्ड एंटिसिपेटरी ब्रीच. ओके, हाउ टू इन्फॉर्म, एक्सप्रेस बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटर्न. फॉर एग्जाम्पल, हमने जो क्वेश्चन अभी जो हमने घर बेचने वाला एग्जाम्पल लिया था, x टू y. ओके, तो x y को जाके बोलता है कि भाई मैंने तुमको प्रॉमिस तो किया था घर बेचने का, पर अब मैं वो प्रॉमिस परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं z को अपना घर बेचने जा रहा हूं. ओके, तो मैंने रिफ्यूज कर दिया that I will not sell it to you and I will sell it to someone else. या तो X ऐसा कहे कि मुझे किसी को भी नहीं बेचना है, तुमको भी नहीं और किसी को भी नहीं, I am unwilling. ओके, बट वो X Y को जाके बताता है, आइदर पर्सनली जाके थ्रू स्पोकन वर्ड्स या लेटर लिख के थ्रू रिटर्न वर्ड्स, लेटर या ईमेल या व्हाट्सएप मैसेज, कोई भी. ओके, वो ऐसा शो करता है कि मैं तुम्हें नहीं और किसी और को बेचना चाहता हूं, मतलब रिफ्यूज किया, या तो मैं किसी को बेचना नहीं चाहता हूं, आई एम अनविलिंग टू सेल माय प्रॉपर्टी. इट कैन बी थ्रू स्पोकन वर्ड्स और रिटर्न वर्ड्स. तो एक्स ने क्लियर किया, सामने वाले को बता के फिर मना बोला, पहले हाँ बोला फिर मना बोला. ओके, ओके. दूसरा केस क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी द सेकंड पॉसिबिलिटी कि एक्स ने वाई को बताया ही नहीं कि मैं अपना घर आपको बेचना नहीं चाहता हूं, या तो एक्स ने वाई को बिना बताए जेड को प्रॉपर्टी बेच दिया, तो वाई के लिए इम्प्लाइड हो गया ना, वाई के लिए क्या हो जाएगा? इम्प्लाइड, कि वो अब मुझे घर मिलेगा नहीं, एक्स अब वो घर मुझे नहीं बेचेगा क्योंकि एक्स ने ऑलरेडी गिवन डेट से पहले जेड को प्रॉपर्टी बेच दिया. तो विदाउट इन्फॉर्मिंग वाई एक्स सेल्स द प्रॉपर्टी टू जेड, तो ये इम्प्लाइड ब्रीच होगा. क्या होगा? दिस विल बी इम्प्लाइड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. समझ में आया? What is a spoken or written and what is implied? Doubt difficulty है तो पूछो.
ये जो पहला वाला है वो एक्सप्रेस रिजेक्शन है। तो इधर क्या लिखा हुआ है देखो, A contracts with B on 15th July to supply 10 bales of cotton on 14th August। कॉन्ट्रैक्ट 15 जुलाई को हुआ और वो परफॉर्म होने वाला था 14th अगस्त को। ऑन 30th जुलाई इन्फॉर्म्स बी, वो ए बी को इन्फॉर्म करता है, इन्फॉर्म किया, इसका मतलब वो हो गया एक्सप्रेस। ओके, और ये एक्चुअल ब्रीच होगा कि एंटिसिपेटरी ब्रीच होगा? Anticipatory. दिस इज एंटिसिपेटरी। एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस आने से पहले ही बी को पता चल जाएगा कि ए परफॉर्म करने वाला नहीं है। ओके, 14th अगस्त से पहले ही ए ने मना बोल दिया that I will not perform. Okay, this is called anticipatory breach of contract. Okay, ये हो गया implied. Okay, where A agrees to sell his white horse to B for 50,000 on 10th August, but he sells horse to C on 1st August. The anticipatory breach has occurred by the conductor. A ने B को बताया नहीं कि वो घोड़ा किसी और को बेचने जा रहे हैं, उसने बेच ही दिया। ओके, yes or no? So, अभी आगे बढ़ते हैं, ये लॉ क्या कहता है, what the provision says। what the provision says, okay, वो समझने की कोशिश करते हैं प्रोविजन क्या कहता है। अगर कोई भी प्रॉमिसर, इस केस में हम मान लेते हैं कि एक्स वाई को प्रॉमिस करता है गुड्स बेचने का, वाई ने ऑलरेडी एक्स को पैसा दे दिया एडवांस अमाउंट, और एक्स ने कहा कि मैं आपको पर्टिकुलर डेट पे गुड्स देने आऊंगा। उससे पहले एक्स मना बोल दे, ओके, कि मैं गुड्स डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू डिलीवर द गुड्स। तो वाई के पास, क्योंकि मना किसने बोला है, एक्स ने, तो राइट किसको मिलेगा, वाई को। जिसने ब्रीच किया है, एक्स ने मना बोला, मतलब एक्स हैज ब्रोकन द प्रॉमिस। ओके, तो राइट किसको मिलेगा, वाई को। तो वाई के पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर he can cancel the contract and ask for remedy। रेमेडी के 5 टाइप हैं, ओके, और he can continue the contract। ओके, कंटिन्यू कैसे कर सकता है, एक्स ने वाई को इन्फॉर्म किया कि मैं गुड्स नहीं डिलीवर कर पाऊँ, तो वाई ने एक्स को पूछा कि प्रॉब्लम क्या है। ओके, एक्स ने कहा कि तुमने जो टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया था उस टाइम में मैं नहीं दे सकता। तो वाई ने बोला कोई बात नहीं, आप लेट तो लेट पर डिलीवर करो, इट इज फाइन। दैट यू आर नॉट एबल टू डिलीवर ऑन टाइम, इट इज फाइन। ओके, इट इज, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द डिलीवरी इवन लेटर, मतलब मैं 15 दिन और डिले होगा तो भी मैं डिलीवरी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। तो उसने बोला कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ओके, तो वाई कैन एक्सरसाइज एनी ऑफ द थिंग्स, वो बोलेगा कैंसिल करो कॉन्ट्रैक्ट, मुझे मेरा पैसा वापस दो। ओके, या तो वाई एक्स को कहेगा कि कोई बात नहीं, भले डिले हो पर आप कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करो, मैं कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो ये सिग्निफाई करना पड़ेगा,
y x को बताएगा तो उसको पता चलेगा. बताएंगे कैसे? ओके, वर्ड्स और कंडक्ट. ओके, that is by express word or implied. Okay, in an express manner or in implied manner, he has signified. He means in our given case y. Y has signified that he wants to continue. मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना है. तो इसमें किसी को डिफिकल्टी है तो बोलो. क्लियर हो रहा है? हाँ, यस और नो? Yes, sir. अब इफेक्ट, ये मैंने इफेक्ट आपको बताया कि इसका इफेक्ट क्या है. ये सेक्शन 39 को उन लोगों ने एलोबोरेट किया है. सो ही में कैंसल, है ना, कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट एंड sue the other party for damages. वो उसका हो गया रेमेडी. विदाउट वेटिंग, एक्चुअल डेट आने तक वो वेट नहीं करेगा. ओके, वो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेगा और बोलेगा कि मुझे मेरा डैमेजेस दो, तुम्हारी वजह से मुझे इतना नुकसान हुआ. ओके, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करेगा और उसको स्टिल ऑपरेटिव कंटिन्यू मानता है. एंड वेट फॉर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, एक्चुअल डेट आने तक वेट करता है. ओके, और तब भी अगर नहीं हो पाता है, ओके, तब भी अगर एक्स परफॉर्म नहीं करता है, तब जाके वो केस करेगा या कुछ भी सोचता है. पर अभी तो ऐसा बोलता है कि कंटिन्यू करो. ओके, कंसिडर द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑपरेटिव. बट इसमें वाई को थोड़ा सा रिस्क है. क्या रिस्क है वो देखते हैं. ओके, टेकिंग एन एग्जांपल अगेन. ये होगा डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये होगा डेट ऑफ परफॉर्मेंस, और किसी एक डेट पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एंटिसिपेटरी. एक्स ने मना बोल दिया कि मैं गिवन डेट पे परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, एंटिसिपेटरी ब्रीच है. वाई ने उसको फिर भी कहा कोई बात नहीं, ओके, मैं आपको थोड़ा और दिन का टाइम अलाउ कर रहा हूँ, 10-15 दिन और आप परफॉर्म करो और कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखो. चलो, कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रखा गया. एक्स ने बोला कि कोई बात नहीं, ओके, आप और 10 दिन का टाइम दे रहे हो. चलो, ये फाइनल रखते हैं कि तब तक तो मैं परफॉर्म कर ही दूंगा. बट मीनवाइल समथिंग हैपेंड, कुछ हुआ जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गया, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गया. मतलब एक्स अगर अभी चाहे तो भी परफॉर्म नहीं कर सकता है, देन वाई लूजेस ऑल राइट्स. ये वाई का रिस्क है. चलो, किसी को डाउट या डिफिकल्टी है तो पूछो. यस, वाई ने कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रखा. हाँ, और तब भी वो डैमेज क्लेम कर सकते हैं नहीं, क्योंकि 10 डेज लेट डिलीवरी ऑफ गुड, मतलब कि 10 डेज के बाद एक्स परफॉर्म करेगा. हाँ. और अगर उसकी वजह से वाई को कोई भी लॉस या फिर उसकी गुडविल इफेक्ट होती है तो वो उसके लिए भी क्लेम कर सकते हैं ना एक्स पे. कर सकते. और अगर ओके, किसी रीजन की वजह से ये परफॉर्मेंस ही इम्पॉसिबल हो गया, बिफोर एक्स परफॉर्म्स द परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी. ऐसा कोई चीज हुआ जिसकी वजह एक्स परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा, या एक्स परफॉर्म करना चाहता भी तो सिचुएशन ऐसी नहीं है कि एक्स परफॉर्म कर पाता. ओके, परफॉर्मेंस बिकम्स
impossible, और we can say unlawful, ऐसा भी तो हो सकता है ना. Okay. Yes. In that case, Y will lose all the rights. हाँ, एक चीज हो सकता है, Y ने अगर X को एडवांस पेमेंट दिया था, Advance payment. दे सकता है. इसके सिवा एज अ मैटर ऑफ राइट वो ऐसा बोलेगा कि मुझे डैमेजेस क्लेम करना है, या मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए X को इंसिस्ट करूं कि नहीं, भले कुछ भी हो तुमको परफॉर्म करना ही पड़ेगा, तो Y वो सारे अधिकार गवा चुका है. Okay. अगर वो कंटिन्यू करता है तो, और इन बिटवीन कुछ होता है तो. Okay. Now moving on towards the next part, that is actual breach of contract. Okay, वो कब होगा? On the scheduled date. क्या हो रहा है? Refusal to perform. Okay, तो उसको हम क्या कहेंगे? Actual breach happening on the date of performance. Okay. Actual breach of contract may be committed at the time or during the performance. मतलब थोड़ा काम किया और बाकी का मना बोल दिया. ओके, तो पूरा का पूरा आइदर इन इट्स एंटायरिटी, पूरा प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया, या पार्शियल परफॉर्मेंस हुआ, पार्शियल नहीं हुआ. ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑल्सो अकर्स व्हेन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट वन पार्टी फेल्स और रिफ्यूजेस टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन. ओके, तो उसको बोलेंगे ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस. इज इट ओके? अगर एंटीसिपेटरी या एक्चुअल ब्रीच होता है, देयर इज एन एंटीसिपेटरी ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच, तो जो ब्रीच करता है उसके अलावा जो पार्टी है, मतलब जो अग्रीव्ड पार्टी है, जिसको नुकसान हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने की वजह से, उसके पास अलग अलग टाइप की रेमेडीज है. हमने 5 अलग अलग टाइप की रेमेडीज देखी थी. वन इज द कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मैंने पेंटिंग वाला बोला था, याद हो तो, कि आप दुनिया में से कहीं से भी पर मुझे ये पेंटिंग लाके दो. सूट फॉर इंजंक्शन, यहाँ पे वो एजुकेशन मिनिस्टर वाला एग्जांपल दिया था. क्वांटम मेरिट, एज मच एज हैज बीन परफॉर्म्ड, जितना काम हो चुका है, ओके, उतने का पैसा मिलना चाहिए. कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डैमेजेस, इसमें सबसे ज्यादा डिस्कशन हम डैमेजेस का करने वाले हैं. इज दैट ओके? क्योंकि जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ओके, वो एक तरह का सिविल लॉ है. इट इज नॉट अ क्रिमिनल लॉ, इट इज अ सिविल लॉ. तो सिविल लॉ में मोस्टली, मोस्ट केसेस में कंपनसेशन ही एक सॉल्यूशन होता है. मोस्ट केसेस, आई एम नॉट सेइंग इन ऑल द केसेस, बट ज्यादातर केसेस में एकमात्र जो सॉल्यूशन है उसका वो है कंपनसेशन. ओके, सिविल लॉज में या सिविल में कौन सी चीज आ सकती है? फॉर एग्जांपल, अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स है ना, फैमिली के बीच में, या तो गवर्नमेंट फार्मर्स का लैंड अक्वायर करता है ना, हाईवे बनाने के लिए, या वी कैन से रोड बनाने के लिए, नॉट ओनली हाईवेज बट कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड और एनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी. तो उसके लिए वो फार्मर्स है या जो भी कोई इंसान है, उसका वो प्रॉपर्टी बोलते हैं कि आपको कंपलसरी हमें बेचना पड़ेगा. एट दैट टाइम यू कैन क्लेम कंपनसेशन. ओके, तो वो सिविल लॉस में ज्यादातर क्या होता है? कंपनसेशन. ओके, चलो बढ़ते हैं आगे. You have to be very attentive. Okay, compensation
for loss or damage caused by breach of contract. Okay, इधर वर्ड्स बहुत काम की चीजें हैं. जो भी वर्ड्स आपको बता रहा हूँ वो बहुत काम की चीजें हैं. नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स, इसको बोलेंगे ऑर्डिनरी डैमेजेस. ओके, और विच द पार्टीज न्यू, इसको बोलेंगे स्पेशल डैमेजेस. ओके, ऑर्डिनरी डैमेजेस का मतलब क्या, कि कॉन्ट्रैक्ट में इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं है. ओके, कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो कितना कॉम्पनसेशन है या कितना आप हमें लॉस का अमाउंट पे करोगे, उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं है. बट कोई भी प्रूडेंट इंसान, लॉजिकल इंसान या कोई भी कॉमन पर्सन ये समझ सकता है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ तो मिनिमम इतना डैमेज तो होगा ही. Okay, if this contract is not performed, then this much is the minimum amount of loss that is going to be incurred by the party who suffers. Okay, तो उसको बोलेंगे ऑर्डिनरी डैमेजेस. इसके बारे में आगे भी बहुत सारा डिस्कशन है. ओके, और आपको एग्जांपल के थ्रू समझ भी आ जाएगा, डोंट वरी. दूसरा है स्पेशल डैमेजेस. स्पेशल डैमेजेस का मतलब क्या होगा? फॉर एग्जांपल, आपने कुछ पेंटिंग्स रेलवेज को दिया, क्या करने के लिए? ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए. कि आपको एक सिटी से दूसरे सिटी उसको पहुंचाना है और गिवन डेट या उससे पहले ही पहुंचाना है, ऐसा क्लियर हो चुका था. It was clearly specified that it must be done on each before given date. एक काम करो, फिर से ज्वाइन करो.